Hi, this is Chandan and you all guys are now watching Student Room। जी, आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन सर इशू ऑफ डिबेंचर चालू करने से पहले स्टूडेंट रूम की तरफ से आप जो भी वीडियो देखने वाले हो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए पहले। जी, तो सर इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिबेंचर क्या होता है। अगर हम डिबेंचर क्या होता है वही नहीं जानेंगे तो सर क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो पहले हम देखते हैं कि डिबेंचर क्या होता है। इसके लिए एग्जाम्पल में आना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने इधर लिख के रखा है पहले से। ये जो आर है इधर, ये आर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सोचो, मन में सोचो, भावना में बहो मत, मन में सोचो। और ये जो है ना, ये दी अरेबियन सी है मेरे लाइन्स का। ओके, तो कंपनी को रिलायंस पेट्रोलियम को पता चला कि मेरी लाइन्स के बाजू में अरेबियन सी में, जो मेरी लाइन्स में है अरेबियन सी, वहाँ पे क्रूड ऑयल जमा हुआ है। तो रिलायंस पेट्रोलियम वाले वो क्रूड ऑयल को उठा के रिफाइन करके उनका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और मार्केट में बेचना चाहते हैं। लेकिन वो मेरे लाइन्स में जो अरेबियन सी में क्रूड ऑयल जमा हुआ है उनको उठाने के लिए उनको रिफाइनरी नहीं, वो उठाने के लिए जो भी प्लांट डालना पड़ता है वो प्लांट डालना पड़ेगा, वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी को 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, सोचो। तो लेकिन प्रॉफिट, अगर वो क्रूड ऑयल निकाल के रिफाइन करके मार्केट में बेचते रिलायंस पेट्रोलियम, तो उसके वजह से उनको 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ये पता है। तो लेकिन प्रोजेक्ट डालने के लिए 100 करोड़ रुपीस चाहिए। कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी का फर्स्ट सोर्स क्या होगा पैसा उठाने के लिए? शेयर इशू कर देंगे कंपनी। ओके, लेकिन शेयर इशू में थोड़ा दिक्कत है सर। जी, क्या ना, शेयर इशू के लिए सोचो थोड़ा टाइम वेरीफाइंग प्रोसेस हो जाएगा। पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंक, सारे अंडर राइटर वगैरह सब लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ खर्चा भी रहेगा। और जो मेन है ना, कंपनी नहीं चाहता कि कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है उसको और भी हिस्से में बांट जाए। तो कंपनी शेयर इशू नहीं चाहता। और हिस्से में बांटेगा तो कंपनी के जो भी शेयर खरीदेगा वो ओनर बन जाएगा कंपनी का। और ओनर बन जाएगा ना तो फिर वोटिंग राइट भी चले जाएगा उनके पास। फिर वो लोग भी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में आके डिसीजन लेंगे कंपनी के बिहाफ में। जी, फिर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनी सोचते हैं शेयर का जो एक सोर्स था, शेयर से पैसा उठा सकते हैं हम, तो ये सोर्स को हम बाजू में रख देते हैं। ये सोर्स से हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट सोर्स कौन सा बचेगा? एक बैंक लोन। लेकिन सर बैंक लोन में भी प्रॉब्लम है। बैंक लोन में क्या प्रॉब्लम है ना, बैंक लोन के लिए कंपनी को गारंटर चाहिए। 100 करोड़ का लोन है, गारंटर चाहिए। ओके, फिर आपका प्रॉपर्टी की पेपर्स चाहिए कंपनी की। फिर आपका जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हो आप, वो प्रोजेक्ट का डिटेल्स चाहिए। इतने सारे करने के लिए मतलब जो प्रोसीजर रहेगा 6 to 7 मंथ चला जाएगा। उसके बाद भी लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है कंपनी को। जी, तो बैंक लोन भी नहीं। फिर एक और रास्ता बचता है कंपनी के पास, 100 करोड़ जो भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए पैसा वो उठाने के लिए। वो है कि हम लोन तो लेंगे सही, रिलायंस इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोन तो लेंगे सही भाई, लेकिन हम बैंक से नहीं लेंगे, हम पब्लिक से लोन लेंगे। और उसके बदले में, पब्लिक से तो लोन लेंगे, उसके बदले में हम क्या ना, पब्लिक को एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे डिबेंचर। और वो इंस्ट्रूमेंट इशू कर देंगे, वहाँ पे लिखा होगा जो भी आप मनी हमें दे रहे हो इसके रिगार्डिंग हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। जी, इंटरेस्ट तो बैंक से लोन लेता तभी पे करना पड़ता था, वही इंटरेस्ट हम पब्लिक को पे करेंगे और पब्लिक से पैसा उठाएंगे। उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? कोई गारंटर नहीं चाहिए। जी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को। ओके, और कभी भी पैसा उठा सकता है कंपनी, और उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। मीन्स लीगल प्रोसीजर तो करना पड़ेगा डिबेंचर के लिए, लेकिन वो जैसे आपका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स है, प्रोजेक्ट क्या है, वो सारे
ये सारे लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। तो कंपनी क्या सोचता है, हमारा डिबेंचर इशू कर देते पब्लिक को, तो पब्लिक से लोन ले लेते, और इसके रिगार्डिंग तो इंटरेस्ट तो हमें बैंक को भी पे करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम पब्लिक को पे कर देंगे। और शॉर्ट टर्म डिबेंचर जो होता है ना, तो 2-3 साल के लिए ले लेते पब्लिक से लोन, उसके बाद हम रीपे भी कर देंगे इसको। तो ये सोच के कंपनी एक बड़ा सा अमाउंट पब्लिक से उठाते हैं, जिसके रिगार्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं पब्लिक को, जिसका नाम है डिबेंचर, और एक्चुअल में ये लोन है। ओके, तो जो डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है पहला। अब 3-4 बातें मैं बोलता हूँ, ये आप दिमाग में घुसा लो कि पहला ना, डिबेंचर के ऊपर जो पे होता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। ओके, जो डिबेंचर के ऊपर पे है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। सेकंड, जो डिबेंचर खरीदते हैं, जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदते हैं उसको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। ओके, क्या हो गया, डिबेंचर होल्डर। थर्ड, पहला ना, डिबेंचर के ऊपर क्या पे होता है, इंटरेस्ट। शेयर के ऊपर डिविडेंड पे होता है, लेकिन डिबेंचर के ऊपर ऑलवेज इंटरेस्ट पे होता है। जो डिबेंचर खरीदते हैं उसको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। थर्ड ना, डिबेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। समझा कि डिबेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, ये समझ लीजिए। तीन बातें कहना, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिबेंचर जो खरीदते हैं उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, और डिबेंचर के ऊपर कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं रहता। और जो डिबेंचर खरीदते हैं उसको, वो कंपनी का क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है, हम लोन लेते हैं, वो क्रेडिट हमें क्रेडिट देते हैं, जिसके वजह से जो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है। समझा कंपनी का। ओके, चलो अब हम आते हैं बुक्स की लैंग्वेज में। नहीं, उसके पहले ना हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर देख लेते हैं कि सर डिबेंचर के टाइप्स क्या है। हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर जो एक है वो रिडीम डिबेंचर होता है। अगर तुम रिडीमेबल के भरोसे में देखेगा तो 2 टाइप्स का डिबेंचर है, पहला रिडीमेबल डिबेंचर और सेकंड इरिडीमेबल डिबेंचर। सर रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है ना, रिडीमेबल डिबेंचर इज ए डिबेंचर व्हिच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ टाइम के बाद वो डिबेंचर रिडीम्ड हो जाएगा। जी, मतलब रिडीम मीन्स मैच्योरिटी डेट पे वो डिबेंचर होल्डर को वो पैसा, प्रिंसिपल, उसके साथ इंटरेस्ट भी वापस दिया जाएगा। ये होता है रिडीमेबल डिबेंचर। और इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, उसका ऑपोजिट, रिडीमेबल का ऑपोजिट होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, देखो, रिडीमेबल का मतलब होता है डिबेंचर व्हिच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जी, एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद ये डिबेंचर रिडीम्ड हो जाता है, इसको रिडीमेबल बोलते हैं। और इरिडीमेबल डिबेंचर व्हिच कैन नॉट बी रिडीमेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। जी, उसके बाद आता है सिक्योरिटी। ये हम डीप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आप जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है। उसके बाद सिक्योरिटी, कि सर सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर को 2 टाइप है, एक सिक्योर डिबेंचर और दूसरा अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर क्या होता है, द सिक्योर डिबेंचर इज ए डिबेंचर व्हिच विल बी सिक्योर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी की एसेट्स के थ्रू वो डिबेंचर सिक्योर्ड है। हम जो सोचो, पब्लिक हमें पैसा दे रहा है, हमें मीन्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं पब्लिक। ओके, तो उसके रिगार्डिंग पब्लिक को तो भरोसा होना चाहिए। जो पब्लिक 100 करोड़ रुपए कंपनी को देने वाले, वो 100 करोड़ रुपए कंपनी फिर से पब्लिक को लौटा देगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ तो भी सिक्योरिटी पब्लिक को देना चाहिए ना। वो उसको सिक्योर्ड डिबेंचर बोलता है। वो सिक्योरिटी कौन होगा, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। समझ लो, देसी लैंग्वेज में एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है, ये होता है सिक्योर डिबेंचर। जी, देन आते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर मतलब ना, जो डिबेंचर जिसके रिगार्डिंग कोई भी कंपनी का एसेट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता है। जी, वो होता है अनसिक्योर डिबेंचर। देन आता है कन्वर्सन। कन्वर्सन के हिसाब से डिबेंचर 2 टाइप, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जी सर, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर इज ए डिबेंचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड एट द टाइम ऑफ रिडीम। मतलब जिस टाइम जो मैच्योरिटी डेट है, कंपनी जो मैच्योरिटी डेट बताया है कंपनी, डिबेंचर
रिडीम के टाइम, उस टाइम कंपनी क्या बोलते हैं ना, अरे भाई पब्लिक तुम हमें पैसा दिए हो ना, तो इसके रिगार्डिंग आप जो पैसा दिए हो ये पैसा हम आपको रीपे नहीं करने वाले, इसके रिगार्डिंग आप डिबेंचर जिस दिन रिडीम होगा, आप अगर 100 डिबेंचर खरीदते हैं तो एक रेसो के हिसाब से आप अगर 100 डिबेंचर खरीदते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको 40 इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाएगा हमारी कंपनी का। तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर हो गया। और एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट एनी कॉस्ट, ये होते हैं नॉन कन्वर्टेड डिबेंचर। तो समझा डिबेंचर कितने टाइप का होता है, एक रिडीम के बेसिस में रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, ओके। सिक्योरिटी के बेसिस में सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कन्वर्सन के बेसिस में कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैं आशा करता हूँ समझा आपको, ओके। तो सर आप देखते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर में क्या होता है ना, कंपनी मेक ए पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, मतलब कंपनी उस टाइम ही डिबेंचर इशू कर सकता है पब्लिक को, किस टाइम, कब, इफ प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट प्रोहिबिटेड टू एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। मतलब कंपनी या तो कंपनी का कोई कंपनी का प्रोमोटर या तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, फ्रीली उसकी सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस करके कर सकते हैं। ये हो जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकता है, बिल्कुल, ओके। सेकंड, कंपनी और इट्स प्रोमोटर और डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, मतलब कंपनी और उसका प्रोमोटर और कोई भी उसका डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल मीन्स, सोचो कंपनी ने लोन लिया था बैंक से या तो कोई भी डिबेंचर इशू करके, उसके पहले भी डिबेंचर इशू करके लोन लिया था 2 करोड़ का, लेकिन जानबूझ के डायरेक्टर प्रोमोटर कंपनी पैसा है लेकिन जानबूझ के नहीं दिया, रीपे नहीं किया, और उसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी रीपे नहीं किया जी, तो ये विलफुल डिफॉल्टर हो जाता है। तो ऐसा कंपनी भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकता, समझा, ओके। देन आता है सर रेगुलेशन एंड गवर्निंग इशू ऑफ द डिबेंचर। रेगुलेशन मतलब पहला, कंपनी इशूइंग डिबेंचर हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करता है उसको कंपनीज एक्ट 2013 तो कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी शेयर एंड डिबेंचर रूल्स 2014 को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और आरबीआई का गाइडलाइंस और सेबी का रेगुलेशन, ये सारे कंप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है, मतलब टाइप्स ऑफ डिबेंचर देख लिए अभी। देन प्रोविजन फॉर इशूइंग डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ना, कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा प्रोविजन दिया गया है डिबेंचर इशू करने के रिलेटेड, चलो देखते हैं। पहला, नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। मतलब मैंने अभी बताया जो डिबेंचर होल्डर होता है उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता जी। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होता है वो सारे क्रेडिटर है कंपनी का, और जो वोटिंग राइट दिया जाता है वो कंपनी के ओनर को दिया जाता है, और जो ओनर है वो है शेयर होल्डर जी। और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को। तो अगर डिबेंचर होल्डर को भी अगर वोटिंग राइट्स दे देते तो ओनर और क्रेडिटर में फ़र्क क्या रहा? कुछ फ़र्क नहीं है जी। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर को कोई कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, समझा। ये मेन फीचर है आपकी, लिख लीजिए, मतलब लिख नहीं, मतलब आपको अगर ना नींद से भी उठा दे तो आपके अंदर से वही होना चाहिए, डिबेंचर होल्डर हैज़ नॉट एनी वोटिंग राइट, समझा, ओके। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट, मतलब कंपनी डिबेंचर नहीं इशू कर सकता जिसके साथ वोटिंग राइट अटैच है, ओके। डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, मतलब तो उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहता, ओके। देन आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। जो पब्लिक है वो 100 करोड़ कंपनी को दिया है, उसके रिगार्डिंग डिबेंचर इशू कर दिया कंपनी ने,
तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सोचो 5 साल बाद, 2 साल बाद वो जो डिबेंचर है वो रिडीम्ड हो जाएगा, और रिडीम्ड होने के बाद उसको तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। आपने लोन, मतलब पब्लिक ने लोन दिया कंपनी को, तो वो जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, ए कंपनी शुड रिडीम्ड द डिबेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द इशू। इशू के टाइम आपने जब डिबेंचर इशू किए थे, इशू के टाइम आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा, अगर उस टाइम आपने लिखा कि 5% आपका इंटरेस्ट रहेगा, जी आपको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस टाइम आपने लिखा कि 5 साल बाद जो भी अपना डिबेंचर है वो रिडीम्ड कर दिया जाएगा, तो 5 साल बाद ही उसको रिडीम्ड कर दिया जाएगा। अगर आपने लिखे कि प्रीमियम के साथ रिडीम्ड कर दिया जाएगा, तो जी बिल्कुल प्रीमियम के साथ ही आपको रिडीम्ड करना पड़ेगा। समझा? ओके, देन आता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। सर आपने डिबेंचर इशू कर दिया, पब्लिक ने उसके रिगार्डिंग आपको पैसा भी दे दिया, आपने लोन भी ले लिया पब्लिक से, तो उसके रिगार्डिंग डिबेंचर होल्डर को कुछ इंस्ट्रूमेंट तो मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और डिबेंचर सर्टिफिकेट ना अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट हर एक डिबेंचर होल्डर को मिलना चाहिए। जी, ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। क्या लिखा है? कंपनी शुड इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। समझा? ओके, देन आता है सर क्रिएट DRR। क्रिएट DRR मीन्स, DRR का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब अगर डिबेंचर इशू करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब, अब सोचो कोई भी डिबेंचर, आपने 100 करोड़ का डिबेंचर इशू किया पब्लिक को, ओके, और आपने बोला कि 10 साल बाद ये 100 करोड़ रुपए आप लोगों को रिडीम्ड कर दिया जाएगा। 10 साल बाद आप जब रिडीम्ड करने के लिए जाओगे, उस टाइम आप एग्जैक्टली उस ईयर की प्रॉफिट से तो आप इशू नहीं कर सकते हो ना। आपको क्या करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, आप आज अगर आपने डिबेंचर इशू करते हो तो आज ही एक अकाउंट बनाओ सेपरेट, जिसका नाम दो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और उसका काम है कि हर एक साल आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ता है कंपनी का, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है, वहाँ का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो प्रॉफिट डिविडेंड पे करने के लिए रखा गया है, उसका कुछ हिस्सा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दीजिए। तो 10 साल बाद देखना जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो फुल हो जाएगा। 100 करोड़ इजीली आप पे कर सकते हो। आपने अगर 100 करोड़ पब्लिक से लिया था तो 10 साल के लिए, तो हर एक साल आप 10 करोड़ करके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालो ना, तो 10 साल बाद 100 करोड़ रुपए हो जाता है। आप बिल्कुल रिडीम कर सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो एक अकाउंट है वो बनाना पड़ता है आपको। ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। ओके, कंपनी शुड क्रिएट DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट है आपका डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी के पास, उससे कुछ हिस्सा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दीजिए। जी, ये बोलता है कंपनीज एक्ट। और वो जो पैसा आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालोगे, वो पैसा रिडीमेबल के टाइम यूज आना चाहिए, क्योंकि DRR जो बनता है वो सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए बनता है। तो उसके रिलेटेड जो भी पैसा आपको आता है वो सारे पैसा आप सिर्फ DRR के लिए यूज़ करोगे, सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज़ करोगे। ओके, देन आता है अपॉइंटमेंट फॉर डिबेंचर ट्रस्ट। सर ये डिबेंचर ट्रस्ट क्या होता है ना? कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट कर देते हैं कंपनी में। जी, वो क्या करता है ना, देखते हैं ना कंपनी सच में प्रॉफिट में है ना, प्रोजेक्ट सच में वो उस पैसे से जो पब्लिक से आपने पैसा लिया, वो पैसे से सच में पब्लिक से पैसा लेके कंपनी वो इस प्रोजेक्ट चालू किया कि नहीं। ये सारे मतलब ट्रस्टी का जो काम है वो देखते रहते हैं सच में वो डिबेंचर कि पब्लिक को धोखा तो नहीं दिया। ट्रस्टी का काम ये होता है। ओके, देसी लैंग्वेज में आपको समझाया मैंने। तो सर क्या ना, एक कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, एक मिनट, जस्ट 20 मिनट। जी, if company issue prospectus or issue debenture, if company issue prospectus or issue debenture to more than 500 people
शुड अपॉइंट ए डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू करता है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के लिए मोर देन 500 पीपल, 500 से भी ज़्यादा अगर पीपल को आप पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहे हो तो तुम्हें डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी में, समझा? ओके। अब डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। जैसे बोला है ना कि देखभाल करना कंपनी का, देसी लैंग्वेज में आपने, ओके। तो डिबेंचर ट्रस्टी का काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, ये होता है काम डिबेंचर ट्रस्टी का। एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है डिबेंचर ट्रस्टी, ओके। देन द कंपनी हैज टू अपॉइंट बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद डिबेंचर ट्रस्टी, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है ट्रस्ट डीड, समझा? मतलब कंपनी हैज टू अपॉइंट बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट के टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसका नाम बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है, समझा? ये लिखा है डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है ना, द इंस्टीट्यूशन हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, ये होता है डिबेंचर ट्रस्टी, ओके। अब डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को भी अप्रोच कर सकता है। कब कर सकता है हम बताते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू द एनसीएलटी, बिल्कुल कर सकता है। कब ना, जब डिबेंचर ट्रस्टी हैज टू पावर टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। मतलब डिबेंचर ट्रस्टी के पास वो पावर भी है रिड्रेस द ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की जो भी कंप्लेंट है वो सारे लेके किसके पास जाओ भाई, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट है सारे लेके जाओ तुम एनसीएलटी के पास, बोलो एनसीएलटी को। फिर उसके रिगार्डिंग एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। वो शायद कंपनी के बिहेव में भी आ सकता है, कंपनी की अगेंस्ट भी आ सकता है, समझा? वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। लेकिन डिबेंचर ट्रस्ट वो उतना दूर हमें सोचने का नहीं है अभी। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू द एनसीएलटी ना, एनसीएलटी के पास अप्रोच करने का पावर है डिबेंचर ट्रस्ट के पास। कब ना, डिबेंचर ट्रस्टी हैज द पावर टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर इफ द कंपनी हैज डिफॉल्ट इन रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, पब्लिक ने जो भी 100 करोड़ रुपए आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर रीपे करने को भी रीपे अगर आपसे नहीं किया जाता और ऑन मैच्योरिटी में आप अगर इंटरेस्ट भी पे नहीं करते हो, रीपे तो प्रिंसिपल नहीं करते, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहे, तो ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है, समझा? एनसीएलटी कैन डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी टू पेइंग द इंटरेस्ट एंड रीपेइंग द प्रायर अमाउंट। मतलब एनसीएलटी डिफॉल्टिंग कंपनी को डायरेक्ट करता है कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रीपे कर और इंटरेस्ट भी उसके साथ पे कर दो, ये डायरेक्ट कर सकता है। देन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ना, व्हेन डिबेंचर ट्रस्टी इज on the opinion that asset of the company is sufficient or likely become insufficient। मतलब when डिबेंचर ट्रस्टी देख पा रहा है जो भी एसेट है कंपनी का वो सारे इनसफिशिएंट है डिबेंचर की प्रिंसिपल पे करने के लिए, और लाइकली बिकम इनसफिशिएंट, और सामने आने वाले 2 साल के अंदर वो सारे इनसफिशिएंट हो जाएगा, ऐसा डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है, ओके। तो फिर अगर ऐसा होता है तो रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर में अप्रोच टू द एनसीएलटी। सो प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम करने के लिए डिबेंचर बिल्कुल एनसीएलटी के पास जा सकता है, और एनसीएलटी इम्पोज रेस्ट्रिक्शन टू दी फर्दर इनकरिंग लाइबिलिटीज। एनसीएलटी क्या करेगा, कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि भाई लाइबिलिटी इनकर नहीं कर सकते हो तुम अभी, क्योंकि तुम्हारी एसेट अभी जो आपकी लाइबिलिटी है उससे कम हो गया है एसेट्स, और आपका एसेट अभी इनसफिशिएंट हो जाएगा आपकी लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन कर सकता है कौन, एनसीएलटी। किसके कहने पे, डिबेंचर ट्रस्ट के कहने पे, ओके। देन आता है पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी अगर प्रोविजन आपने कॉन्ट्रावेन कर दिए तो उसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा जी। इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट जी,
अगर कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी प्रोविजन अगर कंप्लाई करने को फेल हो जाता है, कौन ना कंपनी और उसका कोई भी ऑफिसर, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि कंपनी और ऑफिसर्स आर लायबल टू पे पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। मतलब पेनल्टी भी देना पड़ेगा। क्या लिखा है इधर, ये थोड़ा ध्यान से सुनो कि कंपनी और ऑफिसर शैल लायबल टू पे दी पेनल्टी, तो पेनल्टी भी पे कर सकता है और इम्प्रिजनमेंट, तो पेनल्टी भी हो सकता है या तो 5 साल का जेल, इम्प्रिजनमेंट इसको बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और बोथ या तो दोनों ही हो सकता है। ये लिखा गया है एक्ट में, ये प्रिस्क्राइब किया गया है जी। आज के लिए इतना ही। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा है डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर का जो भी प्रोविजन आपने बताया, सारे बाकी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी प्रोविजन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलो बाय बाय। एंड हाँ बिल्कुल, इतना तक क्या आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जी सर, धन्यवाद एंड गुड बाय।